नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत तक्षक और आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री। मुकेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। हिमाचल में जयराम ठाकुर सरकार 1 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जयराम सरकार अभी 1 साल का जश्न मना के हटी है धर्मशाला में, और पूरा साल भी ये जश्न ही मनाते रहे अपने बनने का। और 1 साल इनका इसी में निकल गया, जश्न में, नाटियों में। और ज़मीन पे तो कुछ परफॉर्म हुआ नहीं। सारा समय हेलीकॉप्टर में उड़ते रहे ऊपर। हेलीकॉप्टर में इन्होंने हिमाचल की वादियों को देखा, पहाड़ों पर पर्वत श्रृंखलाओं को देखा, बर्फीले पहाड़ों को देखा, लेकिन ज़मीन पे कुछ नहीं हुआ। ज़मीन पे कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाया गया जिससे कि हिमाचल का विकास होता या हिमाचल के लोगों का कल्याण होता। और अब जब 1 साल पूरा हुआ है तो इनके जो रैली हुई धर्मशाला में, इनके पास ले जाने के लिए वहाँ पे कार्यकर्ता नहीं थे। इनके वर्कर्स में ही उत्साह नहीं था, और इसलिए इन्होंने उस रैली को, जो मोदी जी ने आना था, उसको सरकारी तौर पे मनाया। लाभार्थी रैली उसका नाम दिया गया। और जिसको भी कोई भी फ़ायदा हिंदुस्तान की सरकार से मिला या हिमाचल की सरकार से मिला, जैसे किसी को चूल्हा मिला, गैस मिली, या किसी का मकान मिला है, या किसी को पेंशन मिली है, वो सब लाभार्थी वहाँ पहुँचाए गए। इसीलिए उस रैली में कोई उत्साह नहीं था। सरकारी पहली दफ़ा हुआ हिंदुस्तान के इतिहास में ही, शायद पहली दफ़ा हुआ होगा। ये तो माना जाता था कि सपोर्ट कर देती है गवर्नमेंट, मशीनरी लग जाती है, लेकिन पहली दफ़ा भीड़ जुटाने के लिए अफसर लगाए गए। लेकिन मुकेश जी, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की पीठ थपथपा के गए हैं और रैली भीड़ की दृष्टि से सफल थी। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि भीड़ आई कैसे। जब हिमाचल प्रदेश का मुख्य सचिव से लेके डिप्टी कमिश्नर्स, एसडीएम्स, बीडीओज एंड इवन पंचायत सेक्रेटरी तक, नीचे तक के लोगों को ड्यूटी टारगेट्स दे दिए गए कि आप अपने अपने विभाग से इतने इतने लोग लेके आएंगे। और 1500 तो एचआरटीसी की, हिमाचल पथ परिवहन निगम की 1500 सरकारी बसेस लगाई गई, और छोटी गाड़ियां कितनी लगाई गई। जब लाभार्थियों को लेके जाना है, तभी आप देख रहे थे कि उसमें किसी को उत्साह नहीं था। रैली तो जो है करंट देती है, उस रैली में कोई करंट नहीं था, उसमें सिर्फ भीड़ थी। और भीड़ जो ज़बरदस्ती धक्काशाही से लोगों को धर्मशाला लेके गए और वो वापस आ गए। तो इसलिए प्रधानमंत्री को दिखाने के लिए रैली की गई, अपने पांव जमाने के लिए रैली की गई। और प्रधानमंत्री ने भी सिर्फ ये संकेत दिया कि जो जयराम की सरकार है उसको स्थायित्व देने के लिए, या मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाकर उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो असंतोष चल रहा था, जो लगातार देखा जा रहा था, उसमें उन्होंने मुख्यमंत्री का साथ दिया। मुख्यमंत्री के लिए रैली तो चाहे कामयाब मानो, लेकिन हिमाचल के हिसाब से हिमाचल को क्या मिला? यहाँ पे हिमाचल में करोड़ों रुपए का खर्चा किया गया, हिमाचल सरकार के कोष से करोड़ों रुपए खर्चा किया गया, और हिमाचल को एक फूटी कौड़ी नहीं दी गई। और हिमाचल के ऐसे इश्यूज थे जो प्रधानमंत्री को रिजॉल्व करने थे। जब प्रधानमंत्री लोकसभा से पहले आए, तब उन्होंने हिमाचल के लोगों से वायदे किए, और पीछे जब विधानसभा से पहले आए, तब उन्होंने लोगों से वायदे किए। 1 साल में प्रधानमंत्री ने कोई वायदा जो है हिमाचल से का पूरा नहीं किया, और भावनात्मक रिश्ता कायम करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन अब ये बात बहुत लंबी देर चलने वाली नहीं है। मुकेश जी, आमतौर पर प्रधानमंत्री जब किसी स्टेट में जाते हैं तो लोगों को बड़ी उम्मीद होती है कि उनको प्रधानमंत्री की तरफ से कोई बड़ा तोहफा मिलने वाला है स्टेट को। तो एक तो प्रधानमंत्री की रैली से हिमाचल के लोगों को क्या तोहफा मिला, और दूसरा आजकल कर्ज माफ़ी का मुद्दा, किसानों की कर्ज माफ़ी का मुद्दा जो है वो बड़ा गर्म है। क्या हिमाचल प्रदेश सरकार इस मुद्दे पर कुछ सोच रही है? ये देखिए, एक तो प्रधानमंत्री ने हिमाचल के लोगों को निराश किया है, क्योंकि पहले ये कहा था कि जब दिल्ली की सरकार बीजेपी की और हिमाचल में आ जाएगी तब हम इसकी मदद करेंगे। प्रधानमंत्री ने कोई फाइनेंशियल पैकेज हिमाचल प्रदेश को नहीं दिया।
हिमाचल पूरा साल कर्जा उठाता रहा। इनकी सरकार थी, भाजपा की सरकार, पूरा साल कर्जा उठाती रही। 3500 करोड़ रुपए का इन्होंने कर्जा लिया। अब हिमाचल का कर्जा 50,000 करोड़ पहुंच गया था। ऐसी उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री एक मुश्त जो है 50,000 करोड़ रुपया जो है वो माफ़ कर देंगे, और ज़्यादा नहीं तो जो साल के दौरान कर्जा लिया गया उसी को जो है चुकता कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने वहाँ पे कोई मांग रखने की भी ज़रूरत नहीं की, और शायद मुझे लगा कि मुख्यमंत्री इस बात से डरे रहे कि अगर मैं कोई मांग रखूँगा और प्रधानमंत्री उसको राज़ी ना हो, तो इसलिए बाद में उसको आभार रैली में बदल दिया गया। लेकिन प्रधानमंत्री ने किया क्या? इंडस्ट्रियल पैकेज दिया उन्होंने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को और जम्मू को दे दिया, हिमाचल को नहीं दिया। हिमाचल से बड़े पैमाने पे इंडस्ट्री का पलायन हो रहा है। इलेक्शन से पहले ये अनाउंस हुआ था कि हिमाचल प्रदेश में 69 नेशनल हाईवे बनेंगे 65,000 करोड़ से, और आज एक भी नेशनल हाईवे का काम शुरू नहीं हो पाया। 1 इंच भी नेशनल हाईवे नहीं बना, एक पैसा भी हिमाचल को नहीं मिला है, जबकि प्रधानमंत्री फर्जी आंकड़ा देके चले गए कि 9,000 करोड़ के नेशनल हाईवे बन रहे हैं। हिमाचल में कोई नेशनल हाईवे सैंक्शन नहीं हुआ जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, और उन्होंने बहुत बड़ा फ्रेब हिमाचल की जनता के साथ किया। अब तो होगा भी क्या, 2 महीने रह गए हैं दिल्ली की सरकार को। तो जब आप नेशनल हाईवेज़ आपने 65,000 करोड़ रुपये का फ्रेब किया हिमाचल के साथ, कर्ज माफ़ी का जो कर्जा था 50,000 करोड़ का वो नहीं आपने दिया, इंडस्ट्रियल पैकेज आपने नहीं दिया, फिर उसके बाद आपने रेल की लाइनों को आगे बढ़ाने की बातें की थी, एक भी रेल लाइन 1 इंच नहीं बढ़ी, कोई ब्रॉडगेज नहीं हुआ। फिर आपने हवाई पट्टियां बनाने की बात की थी, उसका कोई कुछ नहीं हुआ। फिर सेब के आयात मूल्य की बात प्रधानमंत्री करके गए थे रैलियों में, उसका कुछ नहीं हुआ। हिमाचल के हाटी समुदाय के लोग हैं जिन्हें ट्राइबल स्टेटस देना था, उसकी बात इनका केंद्रीय मंत्री आके करके गया था, उसमें कोई फैसला नहीं हुआ। फिर जहाँ पे आए वहाँ धर्मशाला में, वहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन स्टोन होना था। ये बताएं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन स्टोन क्यों नहीं हुआ? आखिर क्या साजिश हुई कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने इनकार कर दिया कि हम धर्मशाला में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन नहीं करेंगे। फिर स्मार्ट सिटीज़ थी धर्मशाला और शिमला, जिसकी फंडिंग पैटर्न का सवाल था, जो 50-50 के हिसाब से है, उसको 90-10 करने की बात थी, उस पर जो है प्रधानमंत्री साइलेंट रहे। आप बताएं कि हिमाचल का कौन सा इशू है जो प्रधानमंत्री ने रिजॉल्व किया? अगर आप रैली में आके सिर्फ ये हिमाचल क्या खाता है, हिमाचल क्या पहनता है, हिमाचल को क्या देखा है, अगर आप यही बातें करेंगे तो उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लोगों का विश्वास को तोड़ा है। और सेकेंडली जो आप बात कर रहे हैं कर्जे की बात, कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस शासित राज्यों में जो है कर्जा माफ़ी जो है वो गुमराह किया जा रहा है। तो अब जो 5 राज्यों के इलेक्शन हुए हैं, इसके बाद प्रधानमंत्री को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी का जो किसानों को लेकर जो स्टैंड है, किसानों में जिस ढंग से वो लोकप्रिय हुए हैं, वो अब उन्हें खटकने लगा है। इसलिए उन्होंने कहा कि पंजाब में कर्ज माफ़ी नहीं हो, जबकि ये हकीकत है कि पंजाब में जो है लोगों के कर्ज़ों की माफ़ी हुई है, लोगों के अकाउंट्स में पैसे आए हैं, हमें लोग मिलते हैं। तो उसके बाद तीनों स्टेट्स जो आई हैं उसमें सरकार बनने के घंटों के अंदर जो है कर्ज माफ़ी का अभियान शुरू हो गया। और अब ये इनका डबल स्पीक है। एक तो ये खुद कह रहे हैं कि 2022 तक किसान की आमदन डबल करेंगे। आप बताएं कि इन्होंने किसान की आय डबल करने के लिए क्या किया है? अभी पार्लियामेंट में पीछे क्वेश्चन हुआ था, उसमें ये कहा कि ऐसा कोई प्लान ही नहीं है। अगर किसान की आय दुगनी करने के लिए आपके पास कोई योजना नहीं है, किसान, अब इन्होंने उड़ीसा में अभी इन्होंने ऐलान किया कि हम किसान का कर्जा माफ़ी करेंगे, तो इनको समझ आने लगा है कि राहुल गांधी जी ने जिस ढंग से किसानों का इशू अडॉप्ट किया और जिस ईमानदारी से उसको कांग्रेस शासित स्टेट्स में लागू करवाया है, और इससे पहले भी मनमोहन सिंह जी के टाइम में जो है 70-80 हज़ार करोड़ के जो है कर्जे माफ़ हुए। तो अब ये कहना कि कांग्रेस इसके बारे में ईमानदारी नहीं थी, सब दुनिया को पता लग रहा है, लोगों को पता लग रहा है। लेकिन अब जो 5 राज्यों के चुनाव हुए उसमें 3 राज्य तो कांग्रेस को मिले, इनको तो एक भी नहीं मिला। तो जो ये कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात कर रहे थे वो भी इनको अब पता लगने लग पड़ा है। मुकेश जी, पिछले लोकसभा चुनाव में हिमाचल में 4 सीटें कांग्रेस हार गई थी। अब राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकारें आ गई हैं, कांग्रेसी बड़े उत्साहित हैं। हिमाचल में आपको क्या लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी?
देखो जो हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार है उससे एक साल के अंदर लोगों का मोह भंग हो गया है। पिछली दफ़ा ये मोदी जी की लहर थी, उसमें उस वजह से ये जो है सीटें हासिल करने में कामयाब हो गए थे। इस समय लोगों का मोदी सरकार से कोई आकर्षण नहीं है, और हिमाचल प्रदेश की सरकार की अपनी परफॉर्मेंस कोई नहीं है। और हिमाचल सरकार का तो आप रिपोर्ट कार्ड देखें, चाहे वो अपनी पीठ जैसे मर्जी थपथपाते रहें, लेकिन इन्होंने स्कूल के बच्चे हैं, जैसे 8.5 लाख स्कूल का बच्चा है, ये पहला साल है कि स्कूल के बच्चों को पूरा साल वर्दी नहीं मिली है, और उसका अब टेंडर रद्द कर दिया, अब तो मिलेगी ही नहीं। अब ये बताएं कि हिमाचल के स्कूल के बच्चे जिनको कि वर्दी मिलनी थी, जिनको बैग मिलना था, जिनको मेधावी छात्रों को लैपटॉप मिलने थे, जिनको पानी की बॉटल्स मिलनी थी, और तो और जनजातीय बच्चों को और दूसरे बच्चों को, एससी बच्चों को जो है स्कॉलरशिप्स नहीं मिल पाए। और मुख्यमंत्री ने जितनी भी घोषणाएं अपने बजट में स्कूलों को लेके की थी, ये कहा था कि एक दिन बच्चा जो है बैग लेके नहीं आएगा, और एक दिन पुस्तक जो है मुफ्त में पुस्तकें मिलेंगी, कोई भी चीज़ जो है लागू नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में 30 स्कीमों का ऐलान किया था, उनमें से एक भी स्कीम जो है ग्राउंड पे नहीं आ पाई। और आप तो जैसे नॉर्थ को कवर करते हैं, हिमाचल से भी आपका पूरा परिचय है, आपको शायद कोई योजना हिमाचल प्रदेश सरकार की याद हो कि एक साल के दौरान इन्होंने अनाउंस की हैं 30 योजना, उनमें से कोई याद हो। तो ये सब जो है दिखावा हुआ, फ्रेब हुआ, और ये सारा साल ही घूमते रहे। जैसे क्या किया इन्होंने, बाबा रामदेव को ज़मीन दे दी। अब बाबा रामदेव जो है वो हिंदुस्तान के पहले 10 अमीर संतों में शुमार है, शुद्ध व्यापारी है, 10,000 करोड़ का उसका कारोबार है। उसको सोलन में 93 बीघा ज़मीन जो है आपने 2 करोड़ 40 लाख में दे दी, और जबकि उसकी तयशुदा कीमत एक साल के लिए 1 करोड़ 19 लाख रुपए थी, 100 साल के लिए 100 करोड़ की ज़मीन। आप बताएं कि बाबा रामदेव अब दुनिया भर की चीज़ें बनाता है, कमर्शियल मार्केट में है, तो उसको ये रियायत देने का क्या सवाल था। लेकिन इन्होंने मंत्रिमंडल में अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करके उनको इसलिए ज़मीन दी क्योंकि वो इनकी विचारधारा के पोषक हैं। ये और आप देखें कि अब इलेक्ट्रिक बसेस खरीद रहे हैं, इलेक्ट्रिक बसेस, एक एक बस 2-2 करोड़ रुपए की बस, कह रहे हैं कि ये पता 80-90 लाख रुपए की तो उनकी बैटरी है। अब महाराष्ट्र के एक वकील ने पत्र लिख के कहा है, उसने कहा है कि ये बसों की खरीद में गड़बड़ है, आशंका है, आप जांच करवाएं उसको खरीद से पहले। आखिर हिमाचल में, हिमाचल जिसका 50,000 करोड़ जिसके ऊपर कर्जा है, उसके लिए आप इलेक्ट्रिक बसेस का बोझ डाल रहे हैं, तो लेकिन देख तो लें कि आखिर क्या शिकायत है। आप मगर आप एकदम से क्लीन चिट दे रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो सरकार मंत्रियों के ऊपर मुख्यमंत्री का पूरा साल कोई नियंत्रण नहीं था, और सरकार कैसे चल रही है इस बात का आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जैसे एक साल पूरा हुआ, मुख्यमंत्री ने कहा मंत्री बदले जा सकते हैं, मंत्री हटाए जा सकते हैं, इसलिए उनको खुद ही ये एहसास हो गया कि सरकार ठीक नहीं चल रही है। मुकेश जी, सवाल तो ये था कि कांग्रेस की आने वाले लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस कैसी होगी। आप तो जयराम ठाकुर की विफलताएं या उनकी जो कोई उपलब्धि नहीं है वो बता रहे हैं, आप ये बताएं कि कांग्रेस की परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव में कैसी रहेगी। कांग्रेस की परफॉर्मेंस तो निश्चित तौर पे अब जब राष्ट्रव्यापी लहर बन रही है मोदी जी के खिलाफ, जब भाजपा को केंद्र से सत्ता से हटाने की बात हो रही है, अब जब मोदी जी ने एक साल के दौरान हिमाचल प्रदेश को जो है नर्स ही नहीं किया है, और हिमाचल की सरकार का कोई प्रभाव जो है शून्य है, अब तो ना तो मोदी का सहारा है ना जयराम को अपना सहारा है। अब तो ऐसे में निश्चित तौर पे चारों सीटें जो लोकसभा की हैं हम जीतेंगे। हालांकि अभी तक लोकसभा को लेके पार्टी की गतिविधियां जो है टिकटों वगैरह की वो शुरू नहीं हुई हैं, लेकिन जनता इस बात के लिए अब तैयार हो गई है कि बदलाव करना है। और हिमाचल प्रदेश के जो 4 सांसद हैं, आप उनकी उपलब्धि देखो ना, दिल्ली के दरबार से वो उन्होंने क्या किया है। हिमाचल प्रदेश में एम्स बनना था, आज दिन तक एम्स नहीं बना, और उसका काम जो है लटका पड़ा है। जबकि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है हिमाचल प्रदेश से हैं, बिलासपुर में, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला और देरा में कैंपस बनने थे, और उसके बावजूद वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बनी।
ट्रिपल आईटी ऊना में बननी थी, ट्रिपल आईटी का काम जो है शुरू नहीं हुआ। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बनना था, उसका काम शुरू नहीं हुआ। और जितने भी सेंटर से जुड़े अदारे थे उन पे कोई काम नहीं हुआ। अब कह रहे कि जी रेल की लाइन बननी थी ऊना से हमीरपुर, और लद्दाख तक रेल पहुंचाने की बात थी, कोई रेल की 1 इंच लाइन नहीं बनी। और फिर कहा था कि हम सीमेंट के कारखाने लगा देंगे, हम रोज़गार पैदा कर देंगे। मोदी सरकार की तो जो मसले हैं वो तो है ही हैं, कि चाहे लोगों को 15-15 लाख रुपए देने की बात थी, या जो है अच्छे दिन आने वाले हैं, ये मसले थे। लेकिन जो ये नोटबंदी का प्रभाव हुआ है या जीएसटी का प्रभाव हुआ, इससे हिमाचल प्रदेश के लोग भी पीड़ित हैं। और इसका अब जैसे अन्य राज्यों में प्रभाव हुआ वो अब यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। और आने वाला समय जो है कांग्रेस के लिए हिमाचल प्रदेश बहुत सुखद है। लेकिन मुकेश जी, आपकी पार्टी में तो भारी गुटबंदी है हिमाचल में। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू दोनों लगातार आपस में भिड़े हुए हैं। पार्टी एकजुट होकर काम नहीं करे, कैसे परफॉर्मेंस कांग्रेस की ठीक रह सकती है? इसमें जहाँ तक वीरभद्र सिंह जी का सवाल है, वीरभद्र सिंह पार्टी के बहुत ही शीर्ष और वरिष्ठ नेता हैं, और 60 साल का उनका राजनीतिक तजुर्बा है। 6 दफ़ा मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, और साथ में हिमाचल कांग्रेस के 3-4 बार अध्यक्ष रहे हैं, विपक्ष के नेता रहे हैं, और हिमाचल के लोगों की पल्स को जानते हैं, और मास लीडर हैं। और उनका जो प्रभाव है वो बहुत मासिस में बहुत है। तो हमें निश्चित तौर पे उनको साथ लेके आगे बढ़ना है, और जैसे ही चुनाव शुरू होंगे ये सब चीज़ें सामान्य होंगी। मुकेश जी, विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस सत्ता से बाहर होगी, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने कहा कि टिकटों का बंटवारा ठीक नहीं हुआ, और उनका आरोप एक तरह से पार्टी के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पे था। वो उनको बदलवाने की भी कई बार मांग कर चुके हैं, लेकिन पार्टी हाईकमान उनकी मांग पर गौर क्यों नहीं कर रहा है? देखिए, हमें जो है 21 सीटें मिली, इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐसी धारणा फैलाई जा रही थी कि कांग्रेस जो है 2 अंकों में नहीं पहुंचेगी। और लेकिन इसके बावजूद हम 21 सीटें लेके गए, और कुछ सीटें हमने बहुत ही नैरो मार्जिन से लूज़ की हैं। और लेकिन अब ये समय जो है 1 साल के बाद, ये समय अब इन चीज़ों की पोस्टमार्टम करने का नहीं है, अब तो आगे बढ़ने का है। और पार्टी को आगे कैसे बढ़ाना है, हमारी जो इन प्रभारी लगी हैं, श्रीमती रजनी पाटिल महाराष्ट्र से हैं, वो काफ़ी समय और काफ़ी मार्गदर्शन पार्टी का कर रही हैं। और आने वाले समय में पार्टी को पूरी तरह जो है गेयर अप कर दिया जाएगा इलेक्शन लड़ने के लिए। निश्चित तौर पर मुकेश जी, समय तो आगे बढ़ने का है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री तो अभी भी नाराज़ हैं पार्टी आलाकमान से। उन्होंने खुद कहा है कि वो आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं होंगे, और ना ही किसी उम्मीदवार के बारे में वो कुछ सजेस्ट करेंगे पार्टी हाईकमान को। देखिए, वो हमेशा कांग्रेस के 6 दफ़ा से मुख्यमंत्री रहे हैं, 60 साल से एक कांग्रेस पार्टी में हैं, और वो बार बार ये कह चुके हैं कि मेरे कैरियर का शुरुआत कांग्रेस में हुआ, और मैं अंत तक कांग्रेस के साथ हूँ। और निश्चित तौर पे उनके जो ब्लड में जो है कांग्रेस रची बसी हुई है, उनको मना लिया जाएगा, और आने वाले समय में वो भाजपा को पराजित करने के लिए पूरी ताकत से बाहर निकलेंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। चर्चाएं तो ये भी मुकेश जी कि विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री हमीरपुर से लोकसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे पार्टी ने कांग्रेस विधायक दल का नेता बनाया, जिसके चलते मैं लीडर ऑफ अपोजिशन बना हूं, और मुझे एक जिम्मेवारी सौंपी गई है कि मैं सदन के भीतर और बाहर जो है इस सरकार को जो है घेरेबंदी करके कांग्रेस को आगे बढ़ाऊं। और 1 साल के दौरान जो है हमने जो है भाजपा को पूरी तरह कटघरे में लाके खड़ा कर दिया है। और हमने 4 सेशन हुए हैं, चारों सेशंस में कांग्रेस पार्टी जो है पूरी तरह सत्ता पक्ष पे हावी रही, और ऐसे मुद्दे हिमाचल प्रदेश में कायम हुए, सामने आए, जिसकी शायद सरकार को भी कल्पना नहीं थी। तो इसलिए जो मुझे आज की तारीख में जिम्मेवारी मिली है, उसको मैं निभा रहा हूँ। बाकी पार्टी में चुनाव लड़ने के लिए बहुत चेहरे हैं,
बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें चुनाव लड़ाया जा सकता है, और जो भाजपा के सांसदों को, जिनका की रिपोर्ट कार्ड शून्य है, उनको हराने की क्षमता रखते हैं। शुक्रिया मुकेश जी हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री, जिनका ये मानना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी और पार्टी एकजुट होकर आगे बढ़ेगी। कैमरामैन दीपक के साथ बलवंत तक्षक, पंजाब केसरी, चंडीगढ़।